जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ क्रिमिनल जस्टिस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें हम बोथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस उनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। द रीज़न वी हैव कंसोलिडेटेड इज आई गॉट द आइडिया फ्रॉम वन ऑफ माई कॉलीग्स, बिकॉज अप्रोच एक ही है, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम कंट्रोल, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, तो एक ही लाइन में। ऑल्दो ये डिफरेंट सेक्शंस ऑफ योर सिलेबस है और ये मुख्तलिफ सेक्शंस में आता है, बट दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट कि इसमें से आई थिंक दो सवाल भी आ जाए तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग, एंड एट लीस्ट इट्स जनरल ट्रेंड के दो सवाल आते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम फिर जो अपनी अप्रोच है उसको हम इस तरह से रखें कि हम उस पर फोकस कर सकें कि हम एक ही तरह से चलते रहें, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस करें, ऑर्गेनाइजेशंस का क्या काम है, क्या वो करते हैं, ऑल ऑफ दैट। सो फर्स्ट हम इंटरपोल को डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और इंटरपोल की क्या हिस्ट्री है, क्या फंक्शंस हैं, क्या क्रिटिसिज्म है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनली नोन एज इंटरपोल, ठीक है जी, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और जनरली इंटरनेशनल से इंटर और पुलिस से पोल, टू प्रमोट कोऑपरेशन विज़-अ-वी मैटर्स pertaining to policing amongst its members। तो जितने members हैं उनके दरमियान जो policing के matters हैं, crime control, surveillance, arrest, बाज़ औक़ात इवन आप कह लें कि कोई छापा मारना है, कोई ड्रग्स कंट्रोल की चीज़ है और दूसरा मुल्क की पुलिस से हेल्प चाहिए। सो दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल दोज एक्टिविटीज़। इट हैज़ 194 मेंबर्स, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यूएन के मेंबर्स आप देखें कितने, तकरीबन उतने ही मेंबर्स, 194। इट हैज़ अ ह्यूज मेंबरशिप एज वी कैन सी। जनरल सेक्रेटेरिएट इसका लियोन फ्रांस में है और इसके अलावा इसके 7 रीजनल ऑफिसेज हैं। वी कैन सी के जो थर्ड वर्ल्ड है उस पर ज़्यादा फोकस है। एक तो अर्जेंटीना में है, फिर कैमरून, केन्या, आइवरी कोस्ट, एल सल्वाडोर, थाईलैंड, जिम्बाब्वे। सो अगर आप देखें तो कैमरून, केन्या, आइवरी कोस्ट, जिम्बाब्वे, 4 अफ्रीका में, देन अर्जेंटीना जो है लैटिन अमेरिका, एल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका, लेकिन अगेन एल सल्वाडोर इज ऑल्सो लैटिन अमेरिका। सो दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, ठीक है जी। सो जस्ट अ मिनट, द एजेंसी डज नॉट इशू वारंट्स और डिटेन इंडिविजुअल्स। ये बहुत एक अहम चीज़ है कि इंटरपोल कोई इंटरनेशनल पुलिस नहीं है, और ये तो एक बड़ा एक एनार्की जब हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, देयर इज़ नो इंटरनेशनल पुलिस, बट इट्स अ कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसकी अपनी कोई पावर टू इशू वारंट्स या किसी को अरेस्ट करना नहीं है, ये सिर्फ पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है, ठीक है जी। तो आपने इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना, इसके फंक्शंस के बारे में। अब वर्किंग को देख लेते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। इट फैसिलिटेट्स क्रॉस बॉर्डर पुलिस कोऑपरेशन, जैसे मैंने कहा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इज इट्स मेजर फंक्शन, ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, एंड सपोर्ट्स एंड असिस्ट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, अथॉरिटीज एंड सर्विसेज whose mission is to prevent and combat crime। यानी जितने क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, उनको सपोर्ट और असिस्ट करना। इंटरपोल मेयर फैसिलिटेट्स, ओनली फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये खुद से इसके पास कोई पावर्स नहीं है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी एक सॉवरेनिटी है, वहाँ पर उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही इन्फोर्स कर रही होती है। एंड कोऑर्डिनेशन विद नो पावर टू मेक अरेस्ट और डिटेन, ये बात हो गई। एसेंशियली इंटरपोल एक्ट्स एज अ पुलिस मैसेज बोर्ड, एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, एक लायजॉन बोर्ड है, एक डैशबोर्ड कह लें, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड कंसोलिडेशन एंड देन डिसएमिनेशन। One member country can request that some or all other member countries detain, arrest and or extradite wanted
क्रिमिनल्स। तो कोई अगर वांटेड है क्रिमिनल तो उसको वो अरेस्ट कर लें, डिटेन कर लें, पहले अरेस्ट कर लें और उसके बाद उसको अगर ज़रूरत हो तो एक्स्ट्राडाइट कर दें, यानी उसको जहाँ पे वांटेड है उधर भेज दिया जाए। ईच मेंबर कंट्री मेंटेन्स अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी स्टार्ट बाय हाईली ट्रेन्ड लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। हर कंट्री के जो पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिशियल्स हैं उनकी अपनी एक लोकल एनसीबी एक ब्यूरो होता है जिसका काम होता है जो हमारी एफआईए नहीं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एफआईए है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन हर मुल्क के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है इंटरपोल से कोऑर्डिनेशन करना। सो ये हमने इधर थोड़े डिटेल में ज़्यादा समझने की कोशिश की। अब विल क्विकली गो थ्रू द हिस्ट्री बिकॉज हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई हैव ट्राइड टू पुट इन एज मच इंपॉर्टेंट रिलेटेड मटीरियल एज पॉसिबल सो दैट आप इसको जब भी गो थ्रू कर रहे हो यू आर एबल टू रिटेन। पहले एक इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस हुई मोनाको में 1914 में, थोड़ा सा एक क्रॉस बॉर्डर पुलिस कॉपरेशन की बात हुई लेकिन कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं आ सका। फिर 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन बनता है वियना में, और ये एक तरह से प्रिकर्सर है इंटरपोल का, इस एक तरह से फाउंडिंग आइडिया यहाँ पे। 1949 में इंटरपोल को रीऑर्गेनाइज किया गया और एक एजेंसी बनाई गई और इसके हेडक्वार्टर्स एक तरह से पेरिस में भेज दिए गए और फिर यूएन ने से एक एज नॉन गवर्नमेंट एंटिटी के तौर पर रिकग्नाइज किया, यानी यूएन की रिकग्निशन भी इसको मिल गई। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन बना इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन का, आईसीपीसी का, और फिर उसको एक तरह से इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए रीनेम कर दिया गया और बाद में फिर वो इंटरपोल कहलाती है। ठीक है, और ये ऑटोनमस बॉडी है, जितने मेंबर कंट्रीज हैं वो फिर कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी फाइनेंशियल। स्ट्रक्चर क्या है इंपॉर्टेंट, एक जनरल असेंबली है जो एक तरह से गवर्निंग बॉडी है, 1 मेंबर 1 वोट, एक पैरिटी का कानून है, जैसे आप यूएन जनरल असेंबली देख लिया। बाकी चीज़ें रेजोल्यूशन होती है, सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 को फॉलो किया जाता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी जैसे एक तरह से सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम है एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेना, सॉरी आप इसको कैबिनेट समझ लें। ये प्रेसिडेंट जो इंटरपोल के हैं उसको हेड करते हैं, इसके 13 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से तमाम एग्जीक्यूटिव मामलात जो इंतज़ामी मामलात हैं उनको देखती है और जनरल असम्बली के जो फैसले हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी ओवरसी करती है। ठीक है जी। फिर एक कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाइल्स है, CCF। ये एक 9 मेंबर्स का इंडिपेंडेंट कमीशन है जिसको जनरल असेंबली अपॉइंट करती है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजंस को देखती है जनरल असेंबली के, उसके सेशंस का एजेंडा प्रिपेयर करती है और एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्क ऑफ सेक्रेटरी जनरल देखती है। एक तरह से सेक्रेटेरिएट का जो रोल होता है जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में, खासकर यूएन में, वो ये। नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज, हर मुल्क में एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है जिसका काम होता है कोऑर्डिनेशन विद द मेन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह से आप समझ लें एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इंटरपोल की हर मुल्क के अंदर, ऑल्दो ये उस मुल्क के अपने हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स के ऊपर ही मुश्तमिल होती। देन इट्स जनरल सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटरी जनरल इसको हेड करता है और इसके डे टू डे फंक्शंस जो ऑर्गेनाइजेशन के वो इसे देख रहा होता है। इसके साथ साथ जो रिकॉर्ड कीपिंग है जो हमने पहले डिस्कस की, वो कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाइल्स पे है। ठीक है जी। एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस कर लें, जस्ट अ मोमेंट, दैट इज नाउ द कोर फंक्शंस। एक चीज हम और बता दें कि रीजनल ऑफिसेस के साथ साथ इसका एक लायजॉन ऑफिस यूनाइटेड नेशंस में भी है, यूएनओ में, और इसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन के जो कैपिटल्स कह लें, जो हेडक्वार्टर्स हैं, उधर भी है। ठीक है जी। और इसका एक ग्लोबल कॉम्प्लेक्स फॉर इनोवेशन, इंटरपोल ग्लोबल कॉम्प्लेक्स फॉर इनोवेशन IGCI जो है वो सिचुएटेड है सिंगापुर के अंदर। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर इट इज। नाउ कोर फंक्शंस, पुलिस डेटा मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंटेनिंग ग्लोबल डेटाबेसेस डिटेलिंग। अब डेटाबेसेस
हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले सेगमेंट में जब हम डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि फाइल्स रिकॉर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं। किस किस चीज़ के रिकॉर्ड्स? सस्पेक्ट्स के, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के जैसे वीज़ा, पासपोर्ट मोस्ट लाइकली, व्हीकल्स क्योंकि व्हीकल्स आर अ बिग मीडियम ऑफ कैरिंग आउट क्राइम्स और रीज़न फॉर क्राइम्स टू, वर्क्स ऑफ आर्ट, बहुत सारी चीज़ें चोरी होती हैं, आर्टिस्टिक वर्क, आर्कियोलॉजिकल वर्क, तो ये तमाम चीज़ों का भी एक डेटाबेस मेंटेन करना, फिंगरप्रिंट्स जो लोग इन्वॉल्व हैं, डीएनए, फायर आर्म्स एंड मोर, एंड मेक दीज अवेलेबल टू फ्रंट लाइन ऑफिसर्स, और एक्सेस देते हैं हर मुल्क के जो आप कह लें एनसीबीज हैं उनको, कि ताकि वो उस मुल्क को जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको अवेलेबल। फॉरेंसिक्स, इंटरपोल एक्सपर्ट्स हैव स्पेशलिस्ट नॉलेज ऑफ फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, DVI, facial recognition and digital forensics. Digital forensics again refer to our lecture. इन तमाम चीज़ों के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इंटरपोल में जो कि असिस्ट करते हैं नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को क्राइम कंट्रोल में, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में। DVI इज़ डिज़ास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, कि कोई शख्स जो एक डिज़ास्टर का शिकार हुआ है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी कैसे की जा सकती है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मर्डर विक्टिम हो गया तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, ये फोरेंसिक्स का एक पार्ट है। फिजिटिव इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट, कोई बंदा एट लार्ज है, कोई बंदा भागा हुआ है, ऑन द रन है, उसको पकड़ना है, मफरूर लोगों को इन्वेस्टिगेट करने में सपोर्ट, उनको एप्रहेंड करने की सपोर्ट, ये भी। कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर, CCC इज इंटरपोल्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर कंट्रीज हु नीड असिस्टेंस। तो कमांड एंड कंट्रोल एक तरह से गवर्न करता है क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जी। फॉर एग्जांपल पैनामा को चाहिए इन्फॉर्मेशन किर्गिस्तान से, तो पैनामा थ्रू CCC कोऑर्डिनेट करेगा पहले इंटरपोल से, और इंटरपोल फिर इन दोनों मुल्कों को कनेक्ट करेगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर कंट्रीज हु नीड असिस्टेंस, इट ऑपरेट्स राउंड द क्लॉक फ्रॉम ऑफिसेज इन ब्यूनस आयर्स, लियोन एंड सिंगापुर, यानी अर्जेंटीना, फ्रांस एंड सिंगापुर। क्रिमिनल एनालिसिस एक और फंक्शन है, बाय मेकिंग कनेक्शन बिटवीन क्राइम्स, एस्टैब्लिशिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। ट्रेंड एनालिसिस, पैटर्न डेवलपमेंट, ताकि एक क्राइम कहीं और हुआ है, अगर पहले हो चुका है और दूसरी जगह सिमिलर पैटर्न पे क्राइम कमिट हुआ है तो उस चीज़ को इवेल्युएट करें। स्पेशल प्रोजेक्ट्स, फिर डेवलपिंग स्पेशल प्रोजेक्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक ट्रेंड्स एंड इशूज सच एज द बॉर्डर मैनेजमेंट टास्क फोर्स। बॉर्डर मैनेजमेंट टास्क फोर्स का एक प्रोजेक्ट है, तो उसको एग्जीक्यूट करना, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन, हेल्प, कंट्रीब्यूशन चाहिए उसको भी लाइएस करना। इनोवेशन, ऑफ कोर्स एज साइंस इज इवॉल्विंग, साइंस इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग प्रोग्रेस, सो इज़ द फील्ड ऑफ क्राइम, तो उसके अंदर काम करना एंड इनोवेशन को। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पर्सनल्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के पर्सनल्स को ट्रेन करना, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में, फोरेंसिक्स में, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स में, इन तमाम चीज़ों में। दैट इज़ अगेन an important thing. And now the most important, most popular is issuance of notices. हमने भी पढ़ा है रेड नोटिस और वायलेट नोटिस, ये तमाम। Interpol also disseminates critical crime related data through its system of international notices. अब notices की categorization है, हर notice का कुछ मतलब है, उस notice का मतलब ये है कि ये particular class of information या category of information। There are 7 kinds of notices. Let's discuss. रेड नोटिस, अरेस्ट और प्रोविजनल अरेस्ट ऑफ अ वांटेड पर्सन, ये कुछ 7,500 प्लस इशू हो चुके हैं। येलो नोटिस होता है किसी मिसिंग पर्सन को, खासकर बच्चों को आइडेंटिफाई करना या उनकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना, उन लोगों की जो कि खुद अपनी आइडेंटिटी नहीं इस्टेब्लिश। फॉर एग्जांपल एक बच्चा खोया और किसी को मिल गया है, वो फॉरेन नेशनल लग रहा है, कंट्री को जिस मुल्क में मिला उसको लगता है कि हमारा नहीं है, तो इंटरपोल विल help in that. Blue notice collect additional information about the person's identity or activities in relation to crime. Blue notice किसी suspected आदमी के लिए होता है, उसके बारे में मज़ीद information. Black notice unidentified bodies, ये dead bodies के बारे में होता है, उनके बारे में information collect करना. Green notice provide warnings in criminal intelligence about persons
who have committed offenses and likely to repeat these crimes in other. For example, Thailand में crime commit हुआ है and then you issue a green notice to different countries, for example Vietnam, Myanmar, Laos, Cambodia के ये person भाग गया है और इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, हम आपको ये ग्रीन नोटिस दे रहे हैं, please be prepared that this is the pattern of his activities or her activities. और इन्हें नोटिस होता है पुलिस, पब्लिक एंटिटीज़ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को आपने वार्न करना है अबाउट बॉम्ब्स, पार्सल बॉम्ब्स हो गए, वेपन्स या ऐसी चीज़ें जो छुपा के ट्रांसपोर्ट की जाएं और जिनका नुकसान हो सकता है. देन पर्पल नोटिस होता है मोटस ऑपरेंडी, प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस और हाइडिंग प्लेसेस यूज्ड बाय क्रिमिनल्स. यानी क्रिमिनल या और क्रिमिनल्स की तरफ से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल की गई चीज़ें, जैसे क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तरीका क्या है, कौन सी डिवाइसेस हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें. देन इज स्पेशल नोटिस जो कि यूएन की इजाज़त से, रिक्वेस्ट से इशू होता है. वो होता है एसेट फ्रीज, ट्रेवल बैन, आर्म्स एम्बार्गो ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, ऑन पर्सनल्स. That's important. I have gone through it in a reasonable pace, with a reasonable pace, because it's important for you to know about it, but also it's self-explanatory. ठीक है जी. Moving forward, और क्या सर्विसेज हैं? कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज हैं. पहली है सिक्योर ग्लोबल पुलिस कम्युनिकेशन सर्विसेज. असल तो काम यही है कि सिक्योर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है ताकि 24/7 पुलिस जो है वो मुख्तलिफ ममालिक की एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकें, इंफॉर्मेशन शेयरिंग केयर फ्री तरीके से कर सकें, कोई डर ना हो, और पुलिस डेटा जो है उसकी शेयरिंग से में कोई लीकेज का ख़तरा ना हो. सो I24/7 जो है इस सर्विस का नाम है. ऑपरेशनल डेटा सर्विसेज, डेटा बेसिस फॉर पुलिस, ये हम बात कर चुके हैं फंक्शंस में. तो ये एक सर्विस है कि डेटा बेस प्रोवाइड करता है. डीएनए प्रोफाइल, स्टोलन लॉस्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, स्टोलन मोटर व्हीकल, चाइल्ड सेक्स अब्यूज इमेजेस. अनफॉर्चुनेटली इनको रखना पड़ते हैं एज एन एविडेंस फॉर क्राइम. थर्ड इज पुलिस सपोर्ट सर्विसेज, कमांड कोऑर्डिनेशन सेंटर असिस्ट एनी मेंबर कंट्री फेस क्राइसिस. कहीं पे क्राइसिस सिचुएशन, हॉस्टेज टेकिंग हो गई है और वो मुल्क कह रहे हैं हम केपेबल नहीं हैं इस काइंड ऑफ इस टाइप ऑफ हॉस्टेज टेकिंग एक्टिविटी को बस्ट करने में, ये पैटर्न हमें नहीं नज़र आ रहा, आप हमें असिस्ट करें किसी मुल्क से. तो ये क्राइसिस सिचुएशन के अंदर कोऑर्डिनेट करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं. और क्राइसिस मैनेजमेंट का रोल, क्राइसिस मैनेजमेंट इज़ अ बिग थिंग. डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, तो इन चीज़ों को देखें. इवन आई रिमेंबर इन माई प्रीवियस when I used to work in a private company, so there was a huge focus on इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड क्राइसिस रेजोल्यूशन. इंसिडेंट कि कोई हादसा हो जाता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, कोई ऐसी पोटेंशियल सिचुएशन होती है जैसे इम्पैक्ट ऑन कंपनी इमेज या ब्रांड इमेज है, या थ्रेट टू पब्लिक है, थ्रेट टू एम्प्लॉयज़ है, वो कुछ भी चीज़ है उसको रिजॉल्व करना. सो इट्स इम्पॉर्टेंट, बट अनटिल एंड अनलेस वी आर इनटू दैट सिचुएशन आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. और इनकी फोकस एरियाज 6 हैं. करप्शन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, पब्लिक सेफ्टी एंड टेररिज्म, फिजिटिव्स, ड्रग्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड फाइनेंशियल एंड हाईटेक क्राइम्स. तो ये अब आप देख लें आजकल तो प्राइम फोकस एक ये बन गया, बल्कि सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल एंड हाईटेक क्राइम्स, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो या जिसमें फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट हो. और दूसरा आई थिंक पब्लिक सेफ्टी एंड टेररिज्म, इवन इट टेक्स अ बैक सीट व्हेन दिस first financial and high-tech crime comes into the fore. सही है जी. डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज़ भी है, लेकिन डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन मैकेनिज्म क्या है. इन एडिशन टू नोटिस mentioned herein before, Interpol circulates certain requests internally without making them public. कुछ इंटरनली भी सर्कुलेट करते हैं जो उन मुल्कों के NCBs होते हैं, एक्सटेंड कोऑपरेशन, बट द रिक्वेस्ट इज़ नॉट मेड पब्लिक. दैट्स इंपॉर्टेंट. नोटिस तो पब्लिक हो जाते हैं ना, रेड नोटिस, पर्पल नोटिस, ऑरेंज नोटिस, येलो नोटिस.
पर्पस ऑफ डिफ्यूजन इज गिवन इन आर्टिकल 97 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हम इतना कॉम्प्रिहेंसिवली इंटरपोल को पढ़ें बिकॉज देयर इज अ लाइकलीहुड दैट इंटरपोल के फंक्शंस के बारे में सवाल आ जाए, या हम जितना टॉपिक पढ़ें उसमें से कुछ पोर्शन स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। Diffusion system consists of standardized requests for cooperation on which of the areas: arrest, detain and restrict the movement of a convicted or accused person. Arrest करना है जी, detain करना है या restrict करना है, लेकिन ये confidentially हो। Locate and trace, किसी को locate करना है या trace करना है, किसी के बारे में additional information लेनी है for identification purposes, या किसी शख्स की criminal activities से warn करना है फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस, ठीक है जी, या फिर इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। सो दीज आर 6, यू कैन वेरी क्विकली अगेन गो थ्रू दीज 3 C-D-E-F. सो आई हैव actually marked these letters in bold so that you can easily identify. The diffusion system has been criticized from various quarters for having been used by dictatorial regimes against the dissidents residing abroad. जैसे ईरान के एक डिसिडेंट का केस था, इसी तरह से जो भी थोड़े से डिक्टेटोरियल रिजीम्स हैं या ऑटोक्रेटिक रिजीम्स हैं वो इसको यूज़ करती हैं अगेंस्ट डिसिडेंट्स जो उनसे अग्री नहीं करते। रशिया के कुछ डिसिडेंट्स हैं, इंटरपोल के प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको रशिया ने दोबारा रिकवर किया और अपने मुल्क में, फिर अब गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग। अब क्रिटिसिज्म क्या क्या है? टारगेटिंग political opponents, dissidents by dictatorial regimes we have seen. शाहराम हुमायूं का केस हम डिस्कस कर लेते हैं। ईरानियन गवर्नमेंट का क्रिटिक थे, उन्होंने अपने मुल्क को छोड़ के वो अमेरिका में सेटल हुए और एक सैटेलाइट टीवी चला रहे हैं, लेकिन रेड नोटिस इशू हुआ है उनका ईरानियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे। ये तो ईरान और यूएसए के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, बल्कि डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है, सो दैट्स वाई मे बी ही स्टिल फ्री। मगर ऐसा कोई कंट्री होता जो यूएसए जो ईरान से फ्रेंडली होता तो इट माइट बी पॉसिबल दैट ही वुड हैव बीन डिटेन्ड बाय नाउ। क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी with the private partnerships, Interpol प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी कर रहा है, इंटर मल्टी मिलियन डील्स विद नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो फिर अब वो अगर उनमें से कोई इन्वॉल्व होगा किसी एक्टिविटी में तो इंटरपोल का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या वो उतनी ही सीरियसनेस के साथ करेगी फंक्शन? दैट्स अ क्वेश्चन. For example, Interpol had to cancel its deal with FIFA on accounts of such concerns. Political cases. Article 3 of Interpol's constitution prohibits it from taking in political cases, but the organization has issued red notices in many such cases because it's a very tricky and sensitive task to identify whether the request is politically motivated or genuine. So again आपको पाकिस्तान में भी कुछ केसेस मिलेंगे कि जहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कहते हैं हम इंटरपोल से रेड नोट वारंट इशू कराएंगे फलाना शख्स के, वो उस मुल्क गया वो वापस नहीं आ रहा। इंटरपोल हैज़ बीन एक्सट्रीमली कॉशियस इन दिस रिगार्ड. नो डिफाइंड प्रोसेस ऑफ अपील. अब इंटरपोल में अपील का एक प्रोसेस तो है, लेकिन वो इतना डेफिनेट, इतना sure shot nahi hai. The appeal against issuance of red notice though can be filed to the commission for control of files, yet there are no clear cut principles and procedures abhi itne clear cut nahi hai. Abuse of diffusion system ye humne baat kar li hai. नॉन ट्रांसपेरेंट है, क्राइटेरिया नहीं है कि कैसे इसमें पोलिटिसाइज्ड रिक्वेस्ट को फिल्टर करना है. हमने जेन्युइन और एपॉलिटिकल रिक्वेस्ट, ए पर्सन होम द डिफ्यूजन हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट इज कॉट अनअवेयर एंड हैज नो रेमेडी. क्यों? क्योंकि एक दफ़ा पकड़े गए तो आप बाउंड है कि आप वहाँ पर रिक्वेस्टिंग कंट्री में आपको भेजा जाएगा. रेड नोटिस इशू होने कभी तो बाज़ औक़ात नहीं पता होता है, बिकॉज देयर इज़ इंफॉर्मेशन सिमेट्री. सो दीज आर ऑल some of the points that are pertinently critical of Interpol's functioning. However, Interpol has a lot that it has contributed, as we had discussed. So that's it. I think we have covered in much detail this Interpol topic. I hope
we were able to cover all the areas and able to understand everything. See you again very soon in our next lecture. That's going to be Europol. Thank you very much.